हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में HPTET JBT DLED के जून 2020 से जितने भी टेट के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में आया हुआ जीके पार्ट डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी लंबी वीडियो रहेगी क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पेपर डिस्कस किए जाएंगे। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से सुनना है क्योंकि टेट में मैक्सिमम टाइम जो है वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये आप खुद भी देख सकते हो, जब आप पूरी ये वीडियो देख लोगे आपको पता चल जाएगा कि पुराने पेपरों से कितने ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं। दूसरा, जिनको कोई पता नहीं होता, जो कि शुरू में पेपर देने वाले होते हैं कि इससे पहले किस प्रकार के क्वेश्चन टेट में पूछे जाते हैं, तो उनको भी पूरा आइडिया हो जाता है इतने पेपर देख के कि इससे पहले जो है वो टेट में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो फ्रेशर होते हैं उनके लिए भी हेल्प हो जाती है और जो तैयारी कर रहे हैं पहले से उनको भी पता चल जाता है कि प्रीवियस ईयर्स के पेपरों में कितने ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जून 2020 वाला पार्ट। अगर किसी को ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर चाहिए होंगे तो कमेंट कर देना, आपको ये प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। और इसी प्रकार से आपको इंग्लिश, साइको, हिंदी के सारे पार्ट्स भी जो हैं ऐसे ही मिल जाएंगे। और अगर टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए होगी तो जल्दी से जल्दी आपने कमेंट करना है ताकि तब तक जो है वो सारे टॉपिक मैं डाल दूं और आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। स्टार्ट करते हैं 121 से। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? करेक्ट आंसर है डी 7.4। 122 तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? करेक्ट आंसर है डी मध्य प्रदेश। 123 किस विटामिन की कमी से रिकेटस की बीमारी होती है? करेक्ट आंसर रहेगा विटामिन डी। ये विटामिन वाला टॉपिक जो है वो टेट में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, बहुत सी वीडियोस आपको इससे रिलेटेड जो है वो मिल जाएंगी। अगर आपने हमारे चैनल से तैयारी करनी होगी तो इसके ऊपर मैंने वीडियो डाली हुई है। एक वीडियो जीके के लिए डाली हुई है और एक HPTET मेडिकल तथा नॉन मेडिकल के केमिस्ट्री पार्ट के लिए डाली हुई है। जो केमिस्ट्री पार्ट के लिए डाली हुई है वो थोड़ी ज़्यादा डीप है क्योंकि उनको उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो जीके वाली डाली है वो उसी हिसाब से डाली है जिस प्रकार जो है वो जीके में क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हमारे चैनल से आपने वो क्लासेस देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। अगर आपको ना मिले तो कमेंट कर देना, मैं आपको उसका लिंक भेज दूँगी। पर इस टॉपिक को आपने तैयार जरूर करना है, जैसे मर्जी कर लेना, कहीं से भी कर लेना, खुद पढ़ लेना, कहीं और से कर लेना, हमारे चैनल से करना होगा तो हमारे से कर लेना, क्योंकि इस टॉपिक से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 124 दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थित है? करेक्ट आंसर रहेगा बी टशीगंग में। 125 फिर से विटामिन वाला क्वेश्चन ही आ गया। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा सी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 126 पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, अजमेर में। पुष्कर मेले का आयोजन जो है वो राजस्थान में किया जाता है, राजस्थान के अजमेर में। नेक्स्ट रहेगा रोहतांग टनल का शिलान्यास किस वर्ष में किया गया था? करेक्ट आंसर रहेगा ए 2010। 128 निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो सबसे पहले यहाँ से एक बात बता दूं मैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है वो टोटल 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जिनके नाम रहेंगे रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड। तो ये इसके 5 स्थायी सदस्य होते हैं। ये परमानेंट मेंबर हैं जो कि हमेशा के लिए रहेंगे। रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रांस है ऑप्शन में, चीन है, इंग्लैंड है। इन्होंने पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो नहीं है वो होगा जर्मन। तो आपने डायरेक्ट याद रखना है कि कितने इसके स्थायी सदस्य हैं और वो कौन कौन से। अगर आपको वो पता होगा तो फिर क्वेश्चन जैसे मर्जी यहाँ से पूछा जाए
वो आप निकाल सकते हो। और यहीं से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसके नॉन परमानेंट मेंबर कितने होते हैं, अस्थायी सदस्य कितने होते हैं। तो इसके अस्थायी सदस्यों की संख्या बोली जाए तो वो 10 होती है और ये चुने जाते हैं सिर्फ 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के बाद जो है ये चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये है नॉन परमानेंट, अस्थायी। स्थायी मतलब सदा के लिए रहने वाले, परमानेंट, और अस्थायी मतलब नॉन परमानेंट, जो कि हटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है 129, हिमाचल के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? करेक्ट आंसर रहेगा बी, TVR टाटाचारी, ऑप्शन बी। मैक्सिमम टाइम पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अभी मैंने पीछे ही आपको क्लियर कर दिया था कि स्थायी सदस्यों की संख्या होती है 5, जिनके नाम आपको पता चल गए हैं। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होते हैं? तो करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए ऑप्शन बी, -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट रहेगा 132, CNG का पूरा विस्तार क्या है? फुल फॉर्म ऑफ CNG। करेक्ट आंसर रहेगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट रहेगा 133, सांभर झील किस राज्य में है? करेक्ट आंसर रहेगा राजस्थान, ऑप्शन ए। 134, हिमालय पर लाल छाया के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर रहेगा ए, शांता कुमार। तो इनकी और पुस्तकें हैं जो मैं साथ साथ में बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना आपने, क्योंकि ये भी पेपरों में पूछी जाती है। ठीक है, ये हो गई लाजो, कैदी, राजनीति की शतरंज, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, धरती है बलिदान की, मृग तृष्णा, देशभक्ति स्वामी विवेकानंद, मन के मीत, ओ प्रवासी मीत मेरे, वृंदा, क्रांति अभी अधूरी है, विश्व विजेता विवेकानंद। इसमें से जो मेन पेपरों में पूछी जाती हैं, जो पहले पूछी गई हैं, वो रहेंगी हिमालय पर लाल छाया, लाजो, कैदी, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, धरती है बलिदान की, और मृग तृष्णा। तो मैंने मैक्सिमम भी बता दी इनकी पुस्तक जो जो हैं, और जो मेन पेपरों में पूछी जाती हैं वो भी मैंने आपको बता दी। तो उनको आपने याद में रखना है, क्योंकि अलग अलग पेपरों में पूछी गई पुस्तकें हैं। 135, नागासाकी और हिरोशिमा पर अणु बम कब गिराया गया था? सही आंसर रहेगा ये थी 1945 की बात। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये करंट का क्वेश्चन रहेगा, तो ये आपके लिए काम रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आगे भी आपको पेपरों में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपने कमेंट करके बताना है कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, क्योंकि आपको मैं बोलूँगी तो आप याद नहीं रखोगे, खुद सर्च करना और वीडियो के नीचे कमेंट करके डाल देना, उससे आपको ये याद रहेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है पहला और वर्तमान, जो कि पेपरों में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा CSO4 ½ H2O, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 138, जल स्थलचर कौन सा है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मेंढक। मानव में ध्वनि की श्रव्यता का प्रतिशत क्या है? तो मानव में ध्वनि की श्रव्यता का प्रतिशत जो माना जाता है, करेक्ट आंसर रहेगा डी, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन डी। ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया था ऑप्शन ए, अशोक ने, और है कहाँ पे ये? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट रहेगा चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा सी, फॉर्मिक एसिड। वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है? सही आंसर 78%। 143, चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग होता है? करेक्ट आंसर रहेगा सी, सीमेंट। 144, रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है? सही आंसर रहेगा इरावती। अगर वैदिक नाम की बात की जाए रावी की, तो रावी का वैदिक नाम रहेगा पुरुषनी, वो भी आपने याद रखना है, पुरुषनी। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पेपरों में पूछे जाते हैं। रावी नदी जो निकलती है, इसका उद्गम स्थान रहता है बड़ा बंगाल, जो कि जिला कांगड़ा में है। तो बड़ा बंगाल में बादल और तांतगिरी नामक हिमखंडों के द्वारा यह संयुक्त रूप से बनती है। सहायक नदियां रहेगी रावी की, ध्यान से सुनना, ये पेपरों में पूछी जाती हैं।
बादल, सियूल, बैरा, तांतगिरी, चिचिंद नाला, बुडिल, छत्राली, साल, ओबड़ी, मंगला, तुंडाहा, चनेरखंड। बाकी याद रहे ना रहे, बुडिल जरूर याद रखना कि बुडिल जो है वो रावी की सहायक नदी है, क्योंकि ये बहुत बार जो है वो पेपरों में पूछी गई है कि बुडिल किसकी सहायक नदी है। तो इसको जरूर आपने ध्यान में रखना है। बाकी इसके बारे में थोड़ी सी बात ये है मेन कि चंबा शहर जो है वो रावी नदी के दाएं किनारे पर स्थित है और खेरी नामक स्थान पर चंबा छोड़ के यह जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। तो रावी नदी जो है वो चंबा को कहाँ पे छोड़ती है, वो छोड़ती है खेरी नामक स्थान पे। तो इस स्थान का नाम भी आपने याद रखना है। 145 1857 का विद्रोह जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये शुरू होता है ऑप्शन डी मेरठ से। नेक्स्ट रहेगा कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगर जल दिवस पूछा जाता है तो जल दिवस होता है 22 मार्च को। ये डेज वाला टॉपिक आपने जरूर तैयार करना है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम टाइम टैट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जरूरी नहीं है जेबीटी में ही आए, मेडिकल नॉन मेडिकल वैसे डाल देता है एग्जामिनर किसी को भी। तो आपने भी सिर्फ अपनी ही जीके नहीं पढ़नी है, पुराने पेपरों की अदर पार्ट्स की जीके भी जरूर पढ़नी है, जैसे मेडिकल नॉन मेडिकल वो वाली क्लासेस भी मैं इकट्ठी करके कुछ मैंने डाल दी हैं, कुछ मैं डालूंगी। तो वो भी जीके पार्ट आपने पढ़ लेना है अगर आपके पास टाइम हो, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो एक दूसरे के क्वेश्चन जो है अगली बार अगर प्रीवियस के डालने हो तो एक दूसरे पेपर में डाल देता है। तो इतना आपने देख लेना है अगर आपके पास टाइम हो, क्योंकि आपकी हेल्प हो जाएगी। 147 हिमाचल प्रदेश की कौन सी लड़की 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम आयु वाली लड़की थी? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी डिक्की डोलमा। ये जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट है 148 हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, मैन मेड। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गोविंद सागर झील। इसकी लंबाई जो है वो 88 किलोमीटर है। इस झील की लंबाई जो है वो 88 किलोमीटर, क्षेत्रफल जो है वो 168 वर्ग किलोमीटर है और इस झील का निर्माण जो है वो सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण जो है वो हुआ था और भाखड़ा बांध जो है वो 226 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट रहेगा कि निम्न में से सही जोड़े का सुमेल करो। करेक्ट आंसर रहेगा ए कर्णमलेश्वरी भारोत्तोलन। 150 लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? करेक्ट आंसर रहेगा ए जीवी मावलंकर। बताने को तो हर क्वेश्चन से आपको एक्स्ट्रा बता दिया जाएगा, परंतु फिर ऐसा होता है कि वीडियो काफ़ी लंबी होती है। तो जिस क्वेश्चन से पहले अदर क्वेश्चन निकले हों, जिस टॉपिक से पहले क्वेश्चन बने हों, उस पर मैं ज़्यादा फोकस देती हूँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं आपको साथ साथ में बताती चलती हूँ। तो अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए होंगी, आपको जीके के भी सारी क्लासेस चाहिए होंगी, तो जल्दी से जल्दी आपने कमेंट करना है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम HP-TET, DLED ऑब्लिक JBT के नवंबर 2020 के पेपर में आए हुए जीके पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 पब्बर और गिरी सहायक नदियां हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी यमुना की। यमुना का वैदिक नाम है कालिंदी। यमुना की सहायक नदियां रहेंगी और बता दूं मैं आपको, पब्बर गिरी यहाँ पे दी ही गई हैं, बाकी रहेंगी टॉन्स, आंदर, जिलाल, बाता या बाटा, टंगनुरमाई, पड़सरी नदी, गिरी गंगा इत्यादि। मेन याद रखना, मेन जो इससे पूछी जाती हैं वो यही पूछी जाती हैं टॉन्स, पब्बर गिरी, आंदर, जिलाल, बाता। यह उत्तराखंड में स्थित गढ़वाल की पहाड़ियों में यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। यमुना हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। यह खद्दर माजरी नामक स्थान पर सिरमौर जिला में प्रवेश करती है और ताजेवाला के निकट हिमाचल छोड़कर हरियाणा में चली जाती है। इसका पुराना संबंध जो है वो भगवान सूर्य से माना जाता है। तो इतना आपने याद रखना है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? ऊपर वाले क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही था। नेक्स्ट रहेगा 122 की झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? रिपीटेड क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम टैट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। करेक्ट आंसर रहेगा ए चंबा। क्वेश्चन है, पोलियंड्री इन हिमालयाज किताब किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर रहेगा इसके लिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, ऑप्शन बी। इनकी और पुस्तकें हैं हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट, हिमाचल प्रदेश की क्षेत्र एवं भाषाएं, हिमालय में बहुपति प्रथा इत्यादि। तो आपने ये भी याद रखनी है। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन 124, मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? सही आंसर रहेगा 42 अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो जोड़ा गया है। 125, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं रेड ब्लड सेल की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? करेक्ट आंसर रहेगा 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? सही आंसर रहेगा यूराल, ऑप्शन ए। 127, पीली क्रांति किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए डी कोई नहीं। आपने कमेंट करके बताना है कि पीली क्रांति जो है वो किसके उत्पादन से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है 128, दास वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दास वंश का संस्थापक जो माना जाता है वो माना जाता है कुतुब उद्दीन ऐबक को, ऑप्शन डी। 129, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर रहेगा इसके लिए 25 जनवरी, ऑप्शन डी। 130, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? अगर पूछा जाए बुलाता कौन है तो बुलाते हैं राष्ट्रपति। यहाँ पे पूछा गया है कि संबोधित कौन करता है, तो करेक्ट आंसर रहेगा डी लोकसभा अध्यक्ष। 131, प्राचीन भारत के किस शासक को वीणा बजाते हुए उनकी मुद्रा से चित्रित किया गया था? करेक्ट आंसर रहेगा सी समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के शासक होते हैं समुद्रगुप्त। तो ये आपने याद रखना है, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। 132, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी संघमित्रा एवं महेंद्र। संघमित्रा जो थी वो अशोक की पुत्री थी तथा महेंद्र उनके पुत्र थे, ये दोनों भाई बहन थे। नेक्स्ट है 133, ऊना जिले की पहाड़ियों का क्या नाम है? करेक्ट आंसर रहेगा बी शिवालिक। 134, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, ईयर पूछा गया है 1764, ऑप्शन सी। 135, टोडरमल किससे संबंधित था? सही आंसर रहेगा सी भू राजस्व सुधार। टोडरमल जो है वो अकबर के नवरत्नों में शामिल था, आपको आइडिया होगा ही। 136, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? करेक्ट आंसर रहेगा सी विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट है 137, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? सही आंसर है बी कांगड़ा। उस टाइम के लिए करंट का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है 138, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अगर अस्थायी की पूछा जाए तो अस्थायी संख्या जो है वो है 10, और ये जो अस्थायी सदस्य होते हैं ये 2 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। बाकी बात करते हैं इसके परमानेंट मेंबर की, तो वो होते हैं 5। परमानेंट हैं तो मतलब हमेशा के लिए ही रहेंगे, और उनके नाम आपको कल भी बताए थे। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम टेट में पूछा जाता है, तो मैं फिर से बता रही हूँ। इसमें जो हैं वो 5 सदस्य जो इसके परमानेंट सदस्य हैं वो रहेंगे रूस, फ्रांस, अमेरिका, चाइना,
चीन और इंग्लैंड। तो ये इसके परमानेंट 5 परमानेंट मेंबर हैं और बाकी इसके 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि उनका चुनाव जो है वो 2 ईयर्स के लिए किया जाता है। हर 2 साल के बाद के फिर जो है ये चेंज हो जाते हैं। 139 ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये जुड़ा हुआ है साहित्य से। ऑप्शन ए सही रहेगा। जैसे हम जीके पार्ट डाल रहे हैं वैसे ही आपको अदर पार्ट्स भी हर पेपर के मिल जाएंगे। मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, तो ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं आपको, और साइको, ये सारे पार्ट्स भी आपको इन पुराने पेपरों के ऐसे ही मिल जाएंगे सॉल्व किए हुए। और थोड़ा थोड़ा आपको एक्स्ट्रा भी बताया जाएगा, क्योंकि बताने को तो मैं हर क्वेश्चन से आपको एक्स्ट्रा बता दूं पर फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपको याद भी नहीं होता है। तो इससे अच्छा है थोड़ा थोड़ा अगर आप करते चलोगे तो जब टॉपिक वाइज करेंगे तो वहाँ पे भी कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको हिंदी के पार्ट्स भी ऐसे ही मिल जाएंगे, और हिंदी के लिए आपको क्लासेस भी अगर चाहिए होंगी तो कमेंट करके बता देना। टॉपिक वाइज आपको पूरी हिंदी कंप्लीट अच्छे से करवा दी जाएगी, चाहे वो आपके लिए टैट में काम आए फिर या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर उस हिंदी को आप पढ़ोगे तो आपको टैट में तो हेल्प करेगी ही करेगी, परंतु अगर आप भविष्य में कोई और एग्ज़ाम भी दोगे जहाँ पे हिंदी आती होगी तो वहाँ पे भी आपको लाइफ टाइम के लिए अच्छे से वो हिंदी तैयार हो जाएगी। तो आपने कमेंट करके बता देना है। नेक्स्ट है कि किस खेल में बुलजाई शब्द का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए डी, शूटिंग। विटामिन ए की कमी के कारण होता है। मैंने कई बार बोला है कि विटामिन वाला टॉपिक जो है वो पेपरों में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। करेक्ट आंसर रहेगा सी, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। 142 भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो ये है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित। 143 निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान संगमरमर में परिवर्तित होती है? तो वो होती है लाइमस्टोन, ऑप्शन बी, चूना पत्थर। नेक्स्ट है 144 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? एक तो प्रथम याद रखना और एक वर्तमान का, ये दोनों ही पेपरों में पूछे जाएंगे। पूछा जाता है अगर मेनली पूछा जाएगा ये तो प्रथम पूछ लिया जाएगा या फिर करंट का पूछा जाएगा। तो 144 का सही आंसर रहेगा ए, एच.जे. कन्हैया। अगर वर्तमान के पूछे जाएं तो वाई.एस. चंद्रचूड़ जी। 145 मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। सही आंसर रहेगा इसके लिए 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में है ये। 146 भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? तो मैंने पहले पूछा है, बोला है आपको, सॉरी पहले बोला है मैंने आपको कि या तो वर्तमान का पूछा जाएगा या फिर प्रथम पूछा जाएगा। एक न्यायाधीश वाला क्वेश्चन हो गया और दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त वाला क्वेश्चन रहेगा। तो याद रखना है आपके कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम जो है वो है राजीव कुमार। जिस टाइम ये क्वेश्चन पेपर का है वो पुराना है, उस टाइम का ये जिस टाइम पे ये क्वेश्चन आया था वो पुरानी बात है। ये 2020 का पेपर है, अब 24 चल चुका है तो ये चेंज हो चुके हैं और इनका नाम है अभी राजीव कुमार। 147 हिमाचल प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में बना है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऊना। 148 सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से कौन सा दर्रा लाहौल और स्पीति को अलग करता है? सही आंसर रहेगा ए, कुंजुम दर्रा। ऐसे ही 2 दर्रे और हैं जो कि लाहौल स्पीति को अलग करते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है, जोत बोल लो या दर्रे बोल लो,
तो लालूनी जोत है वो भी लाहौल स्पीति में ही है, उसको भी आपने साथ में याद रखना है। तो लाहौल स्पीति के बीच में और जो दर्रे हैं वो भी आप साथ में ही सुन लीजिए। एक हो गया लालूनी जोत जो है लाहौल स्पीति में, और दूसरा अगर हम बात करें तो लाहौल स्पीति में बारालाचा दर्रा जो है ये भी लाहौल स्पीति में ही है। ठीक है, तो आपको ने इनको याद रखना है। नेक्स्ट है 150 बाल मजदूरी का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? सही आंसर रहेगा ए, आर्टिकल 24, ऑप्शन ए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम HPTET JBT/DLED के जून 2021 के पेपर में आए हुए जीके पार्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2020 के जून और नवंबर के दोनों पार्ट जो हैं आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? करेक्ट आंसर रहेगा बी, ठंड का महसूस करना। 122 10 डिग्री सेल्सियस ताप बराबर है, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। करेक्ट आंसर रहेगा डी, 283 केल्विन। नेक्स्ट रहेगा 124 निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? नहीं है पूछा है, ऑप्शन में है मार्बल, कपड़े धोने का सोडा, अबूजा चूना और पीतल। करेक्ट आंसर रहेगा डी, पीतल। नेक्स्ट है 125 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अवस्था होती है। करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए डी, द्रव और वाष्प, लिक्विड एंड वेपर। 126 पदार्थ की अभाज्यता किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? मैक्सिमम टाइम पेपरों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन बी, डाल्टन के द्वारा। फेरिक सल्फेट का सही सूत्र क्या है? तो सही सूत्र होता है इसका Fe2SO4 होल थ्राइस, ऑप्शन डी। 128 कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशतता है, तो ये होती है 40%, ऑप्शन ए। 129 किस माध्यम में ध्वनि तेज चलती है? तो ध्वनि के चलने का क्रम होता है वो होता है, सबसे तेज चलती है ये ठोस में, फिर चलती है द्रव में और उसके बाद गैस में। ठीक है, तो ठोस, द्रव, गैस, तो सबसे तेज किस में चलेगी? ठोस में, ऑप्शन ए। ये क्रम आपने याद रखना है क्योंकि ये भी मैक्सिमम टाइम पेपरों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबसे फास्ट जो चलती है वो चलती है सॉलिड में। ऑप्शन सही रहेगा ए। क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, सही आंसर रहेगा इसके लिए डी, उपरोक्त सभी। 9.46 × 10⁻15, 9.46 × 10⁻12 और 9.46 × 10⁻17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है, ये तीनों ही एक बराबर हैं। 131 कंद फसलों का स्रोत है, करेक्ट आंसर रहेगा ए, स्टार्च। 132 पहला सिंथेटिक रेशा है, तो वो था नायलॉन, ऑप्शन सी। 133 सबसे हल्की धातु है, तो सबसे हल्की धातु जो होती है वो होती है लिथियम। नेक्स्ट है 134 मोमबत्ती की आग में पूरा दहन कहाँ होता है? सही आंसर रहेगा इसके लिए सी, बाहरी क्षेत्र में, आउटर जोन में। नेक्स्ट है 135 निम्नलिखित में से किस ईंधन की सबसे अधिक कैलोरीफिक मूल्य समझी जाती है? तो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है इनमें से? मीथेन, LPG, पेट्रोल, हाइड्रोजन में से ऑप्शन सी रहेगा डी, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को जो है वो भविष्य का ईंधन, फ्यूल ऑफ द फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी किसी पेपर में पूछा गया था, तो साथ में ही याद आपने रखना है। 136 नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो इसका संबंध था फ्रांस से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष स्वेज नहर व्यापार के लिए खोल दी गई थी? करेक्ट आंसर रहेगा 1869 में। 138 केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? CRI इज सिचुएटेड एट, तो कहाँ पे है ये? ऑप्शन सही रहेगा सी, सौली में। सौली कहाँ है? ये है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। तो जो महत्वपूर्ण स्थान एवं संस्थान सोलन में है वो मैं आपको सारे बता देती हूँ।
ताकि नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन आए। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से टैट में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बने हैं। टैट में तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद अगर आप और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी करते हो तो वहाँ पे भी आपको जो है ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपने यहीं से अच्छे से, जब मैं बोलूँगी तो अभी सुन लेना है, आपको ये टैट में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे। फिर सोलन के बता रही हूँ सिर्फ अभी मैं, डिस्ट्रिक्ट सोलन के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग संस्थान व स्थान हैं। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा हम करते जाते हैं ताकि आपको फिर ध्यान भी रहे। तो सबसे पहले हम सिर्फ क्वेश्चन सोलन से रिलेटेड आया है तो सोलन के ही करेंगे। तो सोलन में भी अलग अलग स्थान पे हैं। आपको पता है कि एग्जामिनर ऐसा तो नहीं आपसे सिर्फ डायरेक्ट पूछे कि कौन से ज़िले में है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो आपसे स्थान पूछता है। जैसे यहाँ पे कसौली स्थान से पूछा गया था। तो सोलन के कसौली में और क्या क्या है, तो सबसे पहले आपने याद रखना है, एक तो ये हो गया केंद्रीय अनुसंधान संस्थान CRI, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, एक तो यही हो गया, ये है सोलन में कि कसौली में। और क्या है कसौली में, एक है लॉरेंस स्कूल सनावर, लॉरेंस स्कूल सनावर, ये भी है कसौली में। और कसौली में है भारतीय पाश्चर संस्थान, भारतीय पाश्चर संस्थान, तो ये भी कहाँ पे है, ये भी है कसौली में। तो सोलन के कसौली में 3 महत्वपूर्ण स्थान व संस्थान हैं, जिनमें एक हो गया केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, एक हो गया लॉरेंस स्कूल सनावर और एक हो गया भारतीय पाश्चर संस्थान। अब बाकी देखते हैं कि सोलन में और कौन कौन से स्थान व संस्थान हैं। तो अगर हम मेन सोलन की बात करें कि जो सोलन शहर में ही स्थित है, वो कौन कौन से स्थान व संस्थान हैं, तो एक हो गया मोहन मिक्किन ब्रीवरी। ठीक है, मोहन हेरिटेज पार्क, ये कहाँ है, ये है सोलन में। और है सोलन में SCERT, राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे कि इंग्लिश में बोला जाता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये भी कहाँ है, ये है एग्जैक्ट सोलन में। और मोतीलाल नेहरू पुस्तकालय, ये भी है मेन सोलन में ही। तो ठीक है, सोलन डिस्ट्रिक्ट के मेन सोलन में क्या क्या है, तो मेन सोलन में ही जो आपको देखने को मिल जाते हैं वो 3 हैं। वो एक हो गया मोहन हेरिटेज पार्क, मोहन मिकन ब्रीवरी, एक दूसरा हो गया आपके पास SCERT, जिसे कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहा जाता है, हिंदी में बोला जाता है राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। और है मोतीलाल नेहरू पुस्तकालय, ये भी मेन जो है वो सोलन में ही स्थित है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सोलन के चायल में क्या क्या स्थित है। तो डिस्ट्रिक्ट रहेगी सोलन और स्थान रहेगा चायल। तो सोलन के चायल में एक तो है हिमाचल प्रदेश वन प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, और दूसरा है राष्ट्रीय आर्मी स्कूल। तो इतना आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास सोलन डिस्ट्रिक्ट में है उसमें बहुत से स्थान व संस्थान हैं। ठीक है, जिसमें से अगर हम मेन सोलन की ही बात कर लें, जो कि सोलन शहर में ही स्थित है, वो है हमारे पास एक तो हो गया मोहन मिक्कन ब्रीवरी तथा मोहन हेरिटेज पार्क, एक ये हो गया है यहाँ पे। और हो गया सोलन में ही मेनली राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT कहा जाता है इसे। और तीसरा हो गया मोतीलाल नेहरू पुस्तकालय। अब नेक्स्ट बात करें अगर हम कसौली की, तो सोलन के कसौली में क्या क्या है। सोलन के कसौली में एक तो हो गया केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, जिसे कि CRI कहा जाता है, और है लॉरेंस स्कूल सनावर, और रहेगा हमारे पास भारतीय पाश्चर संस्थान। अब हम बात करते हैं सोलन के चायल में क्या क्या स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश वन प्रशिक्षण संस्थान, ये है चायल में, और राष्ट्रीय आर्मी स्कूल, ये भी है चायल में। ठीक है, तो इतना आपने ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर बहुत कम होता है कि सीधा आपसे पूछा जाए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो मेन स्थान होते हैं वो आपसे पूछा जाता है कि एग्जैक्ट बताओ कि कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो भी एक्स्ट्रा होता है वो मैं आपको पूरा बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, जितना एक वीडियो में बताया जा सके। अब इस वाली वीडियो में जो हमने बहुत से पीछे वाले क्वेश्चन देखे, उनमें बताने के लिए सिर्फ आज एक्स्ट्रा यही था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे होगा और बहुत ज़्यादा आज एक्स्ट्रा बताने को नहीं था। जहाँ पे होता है मैं खुद ही बता देती हूँ। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान स्थित है।
स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान स्थित है? करेक्ट आंसर रहेगा डी, पालमपुर में। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत से महत्वपूर्ण स्थान व संस्थान हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आया था पालमपुर का। तो अगर मैं यहाँ का आपको बताने लगी एक साथ तो फिर आपको सोलन वाले भी भूल जाएंगे। इससे अच्छा है मैं सिर्फ आपको कांगड़ा में, क्योंकि बहुत से स्थान व संस्थान हैं याद करने के लिए और पेपरों में पूछे भी जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 15-14 इसके करीब करीब होंगे, 15-14। तो आपको मैं 3-4 बता देती हूँ जो कि कांगड़ा के पालमपुर में ही स्थित है। एक हो गया स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान, ये है कांगड़ा के पालमपुर में। एक है केंद्रीय विज्ञान एवं औद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, ये है कांगड़ा के पालमपुर में। और राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला, ये भी है कांगड़ा के पालमपुर में। ठीक है, तो फिर से बता रही हूँ मैं कि कांगड़ा के पालमपुर में मेन कौन से स्थान व संस्थान स्थित हैं। तो एक हो गया हमारे पास स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान, जो कि यहाँ पे दिया ही गया है, वो है कांगड़ा के पालमपुर में। राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला कांगड़ा के पालमपुर में। और केंद्रीय विज्ञान एवं औद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, जिसे कि CSIR कहा जाता है, ये भी है कांगड़ा के पालमपुर में। बाकी कांगड़ा में बहुत से महत्वपूर्ण स्थान व संस्थान हैं। और नेक्स्ट जब हम टैट की सीरीज़ करते जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को ये मिल जाएंगे। कांगड़ा वाले बहुत से क्वेश्चन स्थान व संस्थान से पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको कांगड़ा के जितने भी 15-16 स्थान व संस्थान हैं महत्वपूर्ण, वो सारे आपको वहीं पे बता दूंगी। नहीं तो अभी आप फिर सोलन वाले भी भूल जाओगे। तो आपने सिर्फ सोलन के याद रख लेने पूरे की कितने हैं वहाँ पे मेन, और दूसरा जो मैंने 3 आपको पालमपुर के बताए वो आपने याद रखने हैं। 140 केसर उत्पादन से जुड़ा भारत का राज्य है? सही आंसर रहेगा सी, जम्मू कश्मीर। 141 लोकसभा स्पीकर का नाम क्या है? तो ये करंट का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पेपरों में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं कि लोकसभा स्पीकर का नाम क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है, आपने जरूर कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन जो है वो पेपरों में नेक्स्ट टाइम भी रिपीट होते हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन है लोकसभा स्पीकर, तो उनका नाम आपने कमेंट करके बताना है। एटलीस्ट ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर आप ढूंढने लगो तो जैसे ही आप गूगल पे सर्च करते हो वैसे ही इनके आंसर आपको मिल जाते हैं। और खुद अगर आप ढूंढोगे तो आपको जो है वो काफ़ी लंबे समय तक ये याद रहते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो वो है ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण। 143 खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन सही रहेगा सी, अर्जुन पुरस्कार। अभी थोड़े दिन पहले ही अर्जुन पुरस्कार भी मिले हुए हैं 26 खिलाड़ियों को, तो उनके नाम भी आपने ध्यान में रखना। हो सकता है आपसे नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाए। 144 नारी भ्रूण हत्या को मद्देनजर रखते हुए 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम निम्न में से कौन है? करेक्ट आंसर रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन सी। 145 भारत में सबसे अधिक चीनी मिलों वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर रहेगा डी, उत्तर प्रदेश। 146 ऑगस्टा वेस्टलैंड सौदा किससे संबंधित था? करेक्ट आंसर रहेगा सी, हेलीकॉप्टर। 147 श्रीहरिकोटा स्थित है? तो श्रीहरिकोटा जो है ये है आंध्र प्रदेश में। 148 कोरोना वायरस चीन के किस शहर से आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, वुहान से। 149 हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की हैं 3, लोकसभा की पूछी जाए 4, विधानसभा की पूछी जाए 68। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे आसान क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। वैसे तो आइडिया होता है, पर फिर भी क्वेश्चन आया है तो मैंने आपको बता दिया है कि लोकसभा की हैं सीटें 4, राज्यसभा की हैं 3 और विधानसभा की हैं 68। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट है जी 150 अमेजन वर्षा वन कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर रहेगा सी, दक्षिण अमेरिका।
ऐसे ही आपको, तो जैसे यहाँ पे जी के पार्ट डाला जा रहा है उसी प्रकार से जेवीटी के मैथ, साइको, हिंदी, इंग्लिश सारे पार्ट प्रीवियस ईयर्स के पेपरों में आए हुए यहाँ पे डाल दिए जाएंगे। जो जो भी एक्स्ट्रा आपको साथ में बताना होगा, हिंदी, इंग्लिश, साइको और मैथ्स का सारा एक्स्ट्रा भी आपको साथ साथ में बता दिया जाएगा। जितना जितना एक वीडियो में डेली हम डाल सकते हैं और उतना उतना आप भी तैयार कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा डीप बताने लगूँ तो फिर आपको इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं रहेगा, जो कि शुरू के बच्चे होंगे। इससे अच्छा है थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊँगी तो थोड़ा थोड़ा आपको याद होता जाएगा। फिर जब टॉपिक वाई वीडियो लेकर के आएंगे तो वहाँ पर आपको उनसे फिर हेल्प होगी, आधा आपको आता होगा और आधा ही आपने नया सीखना होता है। ठीक है, तो आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है कि क्या आपको बाकी पार्ट्स की वीडियो भी ऐसे ही चाहिए, और जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, ताकि फिर हम टॉपिक वाइज वीडियो भी डेली यहाँ पे डालना स्टार्ट करें। क्योंकि अभी आपके टैट का रिज़ल्ट आया है और अभी नेक्स्ट टाइम टैट के लिए आपके पास काफ़ी लंबा टाइम है, तो आपकी प्रेपरेशन जो है वो बड़े अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है जो जो बच्चे हमारी वीडियो देखते होंगे, और जो क्वेश्चन पूछ जाता है उसका आंसर जरूर दिया करो, क्योंकि मैं क्वेश्चन ही आपसे वो पूछती हूँ जहाँ से नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना होती है, और वो आपको याद भी माइंड में आपके रहना चाहिए, इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम नवंबर 2021 के जेबीटी DLED टैट में आया हुआ जीके पार्ट डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कर्क रेखा गुजरती ही कहाँ से है। तो याद रखना है आपने, कर्क रेखा जाती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के। फिर से रिपीट कर रही हूँ, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, टोटल 8 राज्य रहेंगे ये। तो यहाँ पे ऑप्शन में था राजस्थान से होकर जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है और त्रिपुरा से नहीं जाती है पूछा है। करेक्ट आंसर रहेगा बी। अगर आपको पता होगा कि किन किन सा राज्यों से जाती है तब आप आसानी से इसका आंसर जो है वो दे सकते थे। 122 निम्न में से काली मृदा मुख्यतः पाई जाती है? करेक्ट आंसर रहेगा बी, गुजरात में। 123 डैश डैश रबी की फसलें हैं? तो रबी की फसलें वो होती हैं जो कि ठंड के टाइम में होती हैं, जो कि नवंबर अक्टूबर में बीजी जाती हैं। तो अभी वही टाइम आने वाला है, तो ठंड के टाइम की फसलें होंगी गेहूँ, सरसों, चना इत्यादि। ये सारी की सारी जो है वो रबी की फसलें हैं। और खरीफ की फसलें रहेंगी चावल, मक्का, सोयाबीन, धान। ये सारे एक टाइम पे बोई जाने वाली फसलें हैं। तो रबी की फसलें वो फसलें होती हैं जो कि ठंड के टाइम की फसलें होती हैं, जो कि अक्टूबर नवंबर मंथ में बोई जाती हैं। तो ये ठंड की फसलें होती हैं। तो रबी की फसल पूछा था, करेक्ट आंसर रहेगा ए, गेहूँ। जो लोग जो है वो फसलें लगाते होंगे उनको पूरा आइडिया होगा कि कौन सी फसल जो है वो किस टाइम पे बोई जाती है। बाकी जो नहीं बोते होंगे वो अपने आसपास देखते रहते होंगे कि कौन सी सीज़न में कौन सी फसल लगी होती है, तो वहाँ से आइडिया हो जाता है। चूना पत्थर को किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा बी, सीमेंट। नेक्स्ट है, किस देश की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छूती है? तो सही आंसर रहेगा नेपाल। ये हुआ नेपाल, इसके साथ इस साइड को है उत्तराखंड, इसके बाद इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहेगा, रफली साइड ये बता रही हूँ मैं, यूपी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद है फिर बिहार, ये हो गया बिहार, और बिहार के बाद जो है वो रहेगा आपके पास पश्चिम बंगाल, और उसके बाद रहेगा फिर सिक्किम। तो ऐसे रफली सा मैं बना रही हूँ, तो ऐसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले है उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, और उसके बाद है हमारे पास सिक्किम। तो इन पांचों की सीमा जो है वो नेपाल से लगती है।
126 वास्को दा गामा भारत कब पहुंचा था? करेक्ट आंसर रहेगा 1498। 127 स्वर्ण मंदिर कहाँ है? करेक्ट आंसर रहेगा बी, अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर की स्थापना गुरुओं के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है वो की गई थी। 128 टोडरमल किसके राजस्व मंत्री थे? करेक्ट आंसर रहेगा ए, अकबर के। 129 सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? सही आंसर है गुजरात। 130 ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम है केरल का। कई बार पेपरों में बिहू पूछा जाता है कि बिहू कहाँ का त्यौहार है, तो बिहू है असम का। 131 दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो यह एक शोध केंद्र है, ऑप्शन डी। 132 क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा पूछा गया है वो है राजस्थान, ऑप्शन सी। बाकी राजस्थान जो है भारत के कौन कौन से राज्यों से टच करता है? तो राजस्थान की सीमा लगती है पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से, और एक साइड को पाकिस्तान से, पूरा जो है पाकिस्तान देश है उसकी सीमा जो है वो राजस्थान देश से लगती है। तो मैप को जब भी देखते हो तो अच्छे से ध्यान से उसके ऊपर गौर किया करो, क्योंकि एग्जामिनर जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, चाहे किसी भी प्रकार से पूछे, चाहे वो इंडिया का मैप हो, एचपी का मैप हो या फिर वर्ल्ड मैप हो। क्योंकि वर्ल्ड मैप में भी पूछ लेता है कि कौन सी कंट्री जो है वो किस साइड को है, या फिर यहाँ से पूछ लेगा जैसे पीछे था कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सीमा जो है वो कौन से देश से टच करती है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है यहाँ से बन जाते हैं। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि भारत का मैप कैसा है और कौन कौन से राज्यों की सीमा आपस में टच करती है। अगर राज्यों की याद ना रहे तो एटलीस्ट कौन कौन देशों के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगती है, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो ये सारे आपने ध्यान में रखने होते हैं कि कौन कौन से राज्य इनके साथ जो है वो टच कर रही हैं। नेक्स्ट है नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? करेक्ट आंसर रहेगा ए, अरब सागर। कई बार ताप्ती का भी पूछा जाता है, तो ताप्ती नदी भी जो है वो अरब सागर में ही गिरती है। भारत का जब मैप देखोगे तो इस साइड को है अरब सागर और इस साइड को है बंगाल की खाड़ी। तो ये नदियाँ जो है वो इस साइड को गिरती हैं, नर्मदा भी और ताप्ती भी। तो इतना भी ध्यान रखना है आपने कि किस साइड को जो है वो भारत के किन किन राज्यों की साइड को जो है वो अरब सागर है और किन किन राज्यों की साइड जो है वो बंगाल की खाड़ी से लगती है। तभी बोल रही हूँ मैप को अच्छे से तैयार कर लेना आपने, क्योंकि आजकल जो है मैंने मैक्सिमम पेपर देखे जो हाल ही में हो रहे हैं उसमें जो है वो ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? करेक्ट आंसर रहेगा ये होता है फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन ए, फॉर्मिक एसिड। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, ऑप्शन बी सही रहेगा। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो पृथ्वी दिवस होता है 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल। और जल दिवस हुआ 22 मार्च। मानव में ध्वनि की श्रवणता का परिसर क्या है? तो मनुष्य में जो ध्वनि की श्रव्यता का परिसर है वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पानी का पीएच मान क्या? करेक्ट आंसर सी, 7। 138 एपीकल्चर क्या है? तो एपीकल्चर जुड़ा हुआ है मधुमक्खी पालन से, मधुमक्खी पालन को ही एपीकल्चर जो है वो कहा जाता है। 139 ज्वार भाटा क्यों आता है? करेक्ट आंसर रहेगा पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण, ऑप्शन बी। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा बी, NaCO3। 141 मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय की धड़कन के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। तो करेक्ट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी के लिए ही। 142 मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो
प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे, ऑप्शन डी दृष्टि पटल। 143 विद्युत धारा उत्पन्न करने के उपकरण को क्या कहते हैं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए जनरेटर, जनरेटर। 144 पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? तो ये रहेगा 9.8, ऑप्शन ए सही रहेगा। 145 जंतर मंतर कहाँ है? तो जंतर मंतर जो है वो दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है, उज्जैन में भी है, तो करेक्ट आंसर रहेगा डी उपरोक्त सभी। तो ज़्यादातर हम दिल्ली के जंतर मंतर की ही बात सुनते हैं, तो बाकी भी आपने याद रखना है कि जंतर मंतर सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि जयपुर और उज्जैन में भी स्थित है। करेक्ट आंसर रहेगा डी। 146 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी विवेकानंद ने, ऑप्शन ए। 147 नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1885 में। किसके द्वारा गई थी? A.O. हयूम के द्वारा। इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे जब पहली बैठक हुई थी तो बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 148 पहला व्यक्ति चंद्रमा पर कब गया? तो डेट थी 1969 की, ऑप्शन डी। 149 पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो है वो चंद्रमा को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही रहेगा। 150 सूर्य की प्रकाश की गति क्या है? तो रहेगी 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए जो है इसके लिए सही रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम HPTET JBT/DLED के जून 2022 के पेपर में आए हुए जीके पार्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? करेक्ट आंसर रहेगा ए 1875 में। किस हिमाचली को स्वतंत्रता के बाद मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया था? करेक्ट आंसर रहेगा डी मेजर सोमनाथ शर्मा। मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 123 मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर रहेगा बी 29 अगस्त को, ऑप्शन बी। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर रहेगा 124 के लिए, ऑप्शन सी 1028। 1024 भी जब भी ये क्वेश्चन डाला जाता है तो ये भी साथ में ऑप्शन में होता है, तो आपने याद रखना है कि 24 नहीं है 1028 है, तो ऑप्शन जो है वो सी सही रहेगा। किस विटामिन की कमी से रिकेटस हो जाता है? ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी से। विटामिन वाले टॉपिक से टैट में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो मैंने अपने इसी चैनल पे 2 वीडियोज़ जो हैं वो विटामिन पे बनाई हुई हैं। एक रहेगी जीके के लिए और एक थोड़ी डीप है जो कि HPTET मेडिकल तथा HPTET नॉन मेडिकल के केमिस्ट्री पार्ट के लिए मैंने बनाई हुई है। तो अगर जीके पार्ट में आप दोनों ही पढ़ना चाहते हो, दोनों वीडियो आपने करनी होगी तो दोनों भी कर लेना, क्योंकि एक में थोड़ा जीके के हिसाब से डाला गया है और एक में थोड़ा डीप करके डाला गया है, जैसे कि केमिस्ट्री पार्ट में क्वेश्चन बनते हैं। तो जिसको वीडियोस चाहिए होंगी कमेंट कर देना, आपको उनका लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगी या फिर खुद ढूंढ लेना। चैनल की प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियो डाली गई हैं। केमिस्ट्री वाली में थोड़ा डीप डाला गया है और जो जीके के हैं उसमें उसी हिसाब से डाला गया है जिस हिसाब से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर किसी ने दोनों पढ़नी हो तो दोनों पढ़ सकते हैं, एक पढ़नी हो तो एक पढ़ सकते हैं, जिसे जो चाहिए होगी कमेंट कर देना, मैं सेंड कर दूँगी। पॉइंट पर इस टॉपिक को छोड़ना मत, क्योंकि टैट में पुराने जो भी मैंने टैट के पेपर डाले हुए हैं वो खुद आपने चेक कर लेने हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इससे पहले इस वाले टॉपिक से बन चुके हैं। तो एटलीस्ट जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं उन टॉपिक्स को तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि कुछ नया हर बार टैट में डालते हैं, वो तो आपको भी नहीं पता होगा क्या डाला होता है उन्होंने। अगर आपने हर एक टॉपिक टच किया हो, अच्छे से डीप तैयारी की हो, तो आप उस पार्ट से भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। अदरवाइज जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं, उन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं होता है, क्योंकि वहाँ से आगे भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना जो है वो रहती है। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है?
तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं। ऑप्शन सही रहेगा सी। चंपा राज्य का संस्थापक राजा कौन था? चंपा राज्य की बात की हुई है तो ऑप्शन बी सही रहेगा। अगर चंबा शहर की बात होती तो चंबा शहर की स्थापना जो है वो राजा साहिल वर्मन ने की थी। चंबा शहर को साहिल वर्मन ने स्थापित किया था। इन्होंने अपनी बेटी चंपावती के नाम पे जो है वो चंबा शहर का नाम रखा था। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना, पेपर में अलग अलग पूछे जाते हैं। ये हो गए चंबा राज्य के संस्थापक मेरू वर्मन, ये राज्य के हैं। और अगर शहर का भी आपसे पूछ ली जाए तो वो फिर साहिल वर्मन है, अगर शहर की बात होगी। ठीक है, तो शहर होगा तो साहिल वर्मन, अगर राज्य होगा तो मेरू वर्मन। हिमाचल प्रदेश का झांझर नृत्य किस जिले से संबंधित है? मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन जो है वो बी सही रहेगा। दूध में पाई जाने वाली चीनी को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर रहेगा डी, लैक्टोज। 130 मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो होती है 206। ऑप्शन ए। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? अब देखो ऑप्शन में 28 फरवरी भी था। जो बच्चा जल्दी जल्दी में पढ़ेगा तो ऐसा होता है, टेट में टाइम काफ़ी होता है, पहले अच्छे से जब पेपर आपको मिलता है तो उसको अच्छे से अपने हाथ में लेके अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा दबाव भी होता है और प्रेशर में जो है वो थोड़े क्वेश्चन फिर कुछ सिली मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। तो याद रखना आपने, उन्होंने ऑप्शन में ये हमेशा दिया होता है और ये भी होता है। तो विश्व विज्ञान दिवस अगर पूछा जाए तो वो होता है 10 नवंबर को, ये आपने याद रखा है। अगर आपसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछा जाता तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होना था 28 फरवरी को। दोनों ही ऑप्शन में होते हैं, जब विश्व विज्ञान दिवस पूछते हैं तब भी और जब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछते हैं तब भी। तो इन दोनों को आपने याद रखना है कि दोनों अलग अलग हैं। अगर राष्ट्रीय का पूछा जाएगा तो 28 फरवरी, और जैसे इस क्वेश्चन में विश्व का पूछा गया था तो इसका सही आंसर रहेगा 10 नवंबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास कि ह्यूमिडिटी को मापने वाले निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है? तो जो ह्यूमिडिटी को मापा जाता है, ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा बी, 11 जुलाई को। एक बात आपने याद रखनी है, जो ये डेज वाला टॉपिक है, जब एग्जामिनर इससे क्वेश्चन डालने लगता है तो एक ही पेपर में 2-3 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से ही डाल देता है। अब इस पेपर में देख लो आपने, तीसरा क्वेश्चन ये बन गया है घुमा फिरा के। एक ये हो गया, एक पीछे विज्ञान दिवस वाला हमने करा और उससे पीछे एक 29 अगस्त वाला करा, खेल दिवस के रूप में जिसे मनाया जाता है। ठीक है, तो तीनों ही यहाँ पे डेज वाले ये क्वेश्चन थे। तो एग्जामिनर जिस टॉपिक के पीछे कई बार पड़ जाता है वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो डालता है। और डेज वाला टॉपिक ऐसा है, यहाँ से मैक्सिमम टाइम टैट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जरूरी नहीं जेबीटी वालों को ही डाले जाएंगे, कई बार मेडिकल को डालता है, कई बार नॉन मेडिकल को डालता है, तो ऐसे अलग अलग करके डाल देता है। परंतु किसी ना किसी को तो उसने डेज वाला क्वेश्चन डाला ही होता है, तो हो सकता है कि वो आपको डाल दे नेक्स्ट टाइम। तो आपने डेज वाला टॉपिक जरूर अपना तैयार करके जाना है। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की हुई है इन्होंने। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए बी, ये आता है भाग 4 के ए पार्ट। वैसे जो भाग 4 है अकेला, अगर भाग 4 की मैं बात करूं तो उसमें आते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, और भाग 3 की बात अगर की जाए तो भाग 3 में आता है फंडामेंटल राइट्स। तो पेपर में अच्छे से पढ़ लिया करो, ये फंडामेंटल अगर राइट्स पूछे जाएं तो वो आते हैं भाग 3 में। ठीक है, अगर आपके से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पूछे जाएँ तो आते हैं भाग 4 में, और अगर फंडामेंटल ड्यूटी पूछी जाए तो आते हैं भाग 4 के ए पार्ट में, 4A। तो ये आपने याद रखना है, ऑप्शन सही रहेगा बी। वन 135 कांगड़ा का प्राचीन नाम था, ऑप्शन बी, त्रिगर्त। मैं कोशिश अपनी तरफ से ऐसी करती हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन आपको कराऊँ तो उससे रिलेटेड और जो भी क्वेश्चन यहाँ से निकल के आए वो सब एक बता दो, पर फिर बच्चे जो है वो बोर होने लग पड़ते हैं, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ही आपको एक्स्ट्रा बताती हूँ। अगर आपको
हर एक क्वेश्चन से एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, तो मैं साथ साथ में क्लियर करवाता चलूँगी कि यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिर वैसे करवाऊँगी। अदरवाइज़ मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताती चलती हूँ ताकि आपको थोड़ा थोड़ा डेली आप कुछ ना कुछ गेन भी कर सको और जो है वो लंबे समय तक आपके माइंड में रहे। ठीक है, तभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही बताती हूँ, क्योंकि जो बिगनर होंगे उनको अच्छा रहता है कि वो थोड़ा थोड़ा ही करता चले, नहीं तो काफ़ी बता दूँगी तो उनके लिए तो अच्छा है। जो पहले से काफ़ी पहले से तैयारी कर रहे हैं वो जो है एकदम से उस चीज़ को जो है उनके दिमाग में वो चली जाती है, तो उनको तो याद रह जाता है एक्स्ट्रा, परंतु जो शुरू से बेसिक से कर रहा होता है उसको इतना याद नहीं हो पाता है। फिर एक साथ उसको 2-3 बार तो वीडियो देखनी पड़ेगी अगर एक्स्ट्रा भी साथ में करना हो। तो आपने कमेंट करके बता देना है कि थोड़ा थोड़ा ही बताती चलूँ या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया करूँ, ताकि जो है आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। वंदे मातरम का लेखक कौन है? 136 का सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज किस राज्य में स्थित है? 137 के लिए करेक्ट आंसर रहेगा बी, उत्तराखंड में है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो किसने शुरू किया था? 138 के लिए करेक्ट आंसर रहेगा ए, महात्मा गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में शुरू किया गया था। निम्न में से हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक वाला पूछा है इन्होंने। करेक्ट आंसर रहेगा डी, हमीरपुर। सबसे कम वाला पूछा जाता तो वो होना था लाहौल स्पीति। 140 चुमेरा जल विद्युत योजना किस नदी पे है? तो ये है रावी पे। मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है ये। हिमाचल प्रदेश में कहलूरी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो कहलूरी भाषा बोली जाती है बिलासपुर में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 142, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं? तो हमेशा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो पहले या फिर वर्तमान में पूछा जाएगा। तो पहला तो आपसे नहीं पूछा जाएगा वैसे तो किसी भी राज्य का। ज़्यादातर अगर राज्यपाल वगैरह ऐसा कुछ पूछना हो उन्होंने तो वो करंट की ही बात करते हैं कि वर्तमान में बताओ कौन है। ठीक है, तो आपके लिए ये काम रहेगा, आपने जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं उनका नाम जो है वो कमेंट करके बताना है। ये छोटा सा काम आपके लिए रहेगा। 143, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन ही मैं आपको बोलती हूँ करने के लिए जिनका आंसर जो है जब आप गूगल पे डालते हो तो एकदम निकल के सामने आ जाता है और नेक्स्ट टाइम भी वो आपको हेल्प करता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो ढंग से कर लिए करो। एलपीजी का विस्तृत रूप क्या है? तो एलपीजी का फुल फॉर्म जो रहेगी 143 के लिए करेक्ट आंसर रहेगा ए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। 1989 ईस्वी में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार किसे मिला था? 144 के लिए जो सही आंसर रहेगा वो है बी, जयदेव किरण को। बाकी बात करते हैं श्री केशव, तो इनको चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड जो है वो मिला हुआ है। 145, इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं? तो 145 के लिए करेक्ट आंसर रहेगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 146, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध फसलें हैं? ऑप्शन सी, आलू की। ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। 2018 से बहुत बाद जो भी एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पे, चाहे टैट की बात कर लो, पटवारी के जीबीटी कमीशन हुआ, उसके बाद वहाँ पे हर पेपर में ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम जो है वो पूछा ही गया है। 147, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो आप सभी को पता है कि बाबर भारत का नहीं था, ये बाहर का था। उस टाइम पे भारत में जो बुलाया गया था इसे, वो दौलत खान लोधी के द्वारा जो है वो बुलाया गया था। करेक्ट आंसर रहेगा ए, इब्राहिम लोधी को हरवाने के लिए ही बाबर को जो है वो दौलत खान लोधी के द्वारा बुलाया जाता है। और फिर इसे ही पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इस पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है वो इब्राहिम लोधी जो है वो मारा जाता है। इब्राहिम लोधी का ही रिलेटिव था ये दौलत खान लोधी। फिर भी इसने जो है खुद इसने सोचा था कि मैं खुद यहाँ पे कब्जा कर लूँगा अगर इब्राहिम लोधी मारा जाएगा और बाबर वापस चला जाएगा, परंतु बाबर को पहले ही रहने के लिए कहीं पे ठिकाना नहीं था और उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह मिल गया यहाँ आके। इसने आकर के इब्राहिम लोधी को मारा और उसके बाद जो है खुद यहाँ पे कब्जा कर लिया। तो दौलत खान लोधी ने इसे अपने लालच के लिए बुलाया था, खुद कब्जा करने के लिए बुलाया था, परंतु हो गया उल्टा। इसको यहाँ पे लगा कि मैं यहाँ पे अब
क्योंकि इसको रहने के लिए कोई स्थान नहीं था उस टाइम पे, तो इसको यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई कि मैं यहाँ पे आके अब अपना जो है वो डेरा डाल सकता हूँ। तो इसने इब्राहिम लोदी को मारा और खुद जो है भारत पे फिर शासन करना शुरू किया था। नेक्स्ट है 148, इंद्रहार दर्रा किन दो जिलों की सीमा पर स्थित है? सही आंसर रहेगा 148 के लिए बी, कांगड़ा और चंबा। दर्रा वाला क्वेश्चन भी पेपर में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। 149, 1857 का विद्रोह किस तारीख को मेरठ से शुरू हुआ था? कभी ऐसे पूछा जाता है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, ये भी टैट में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये स्टार्ट होता है मेरठ से, और कब होता है? करेक्ट आंसर रहेगा ए, 10 मई 1857 को। नेक्स्ट है डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर रहेगा ए, टेनिस। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम HPTET JPT/DLED के नवंबर 2023 के पेपर में आए हुए जीके पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ये है उड़ीसा में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी, बैरन द्वीप पर। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? सही आंसर रहेगा डी, नमामि देवी नर्मदे। 124, फ्रीडम फ्रॉम फियर किताब का लेखक कौन है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आंग सान सूकी। 125, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा ने कब स्वीकृत और घोषित किया? सही आंसर रहेगा डी, 10 दिसंबर 1948 को। तभी 10 दिसंबर को जो है वो मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पेपरों में डेज वाले क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1973 में। इस क्वेश्चन को भी याद रखना क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसकी डेट क्या थी? नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जाना था? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जाना था? सही आंसर रहेगा इसके लिए नर्मदा नदी पे है ये, ऑप्शन सी। कांग्रेस पार्टी ने भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव में दिया था? तो ये थे 1971 में जब चुनाव हुए थे, उस टाइम पे गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो लोकसभा चुनाव होते हैं, करेक्ट आंसर रहेगा उनके लिए ऑप्शन बी, अक्टूबर 1951 से लेकर के 1952 तक। नेक्स्ट है भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? सही आंसर रहेगा जनवरी 1950 में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन आप सभी को ही इसका आंसर पता होगा, तो आपके लिए काम रहेगा आपने कमेंट करके बताना है कि ये नारा किसका था, क्योंकि थोड़ा बहुत काम तो आपको भी करना चाहिए, तो ये आपके लिए काम रहेगा। नेक्स्ट है कि जब भारतीय संविधान बना उस समय मतदाता बनने के लिए आयु सीमा क्या थी? करेक्ट आंसर रहेगा बी, 21 वर्ष। अगर हम वर्तमान की बात करें तो अब इसकी सीमा जो है वो है 18 वर्ष। तो लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। उसके लिए फिर संशोधन हुआ था 61 संशोधन। 61 संशोधन जब हुआ था 1989 में, उसके द्वारा जो है इस एज को फिर घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो ये आपने याद रखना है, दोनों ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि सबसे पहली बार जब संविधान बना था तो उस टाइम पे आयु क्या थी? तो उस टाइम पे आयु जो रखी गई थी वो गई थी 21 वर्ष। परंतु फिर उसके बाद जब आपको पता है बहुत से संशोधन हुए हैं, तो उस संशोधन में से एक 61वां संविधान संशोधन था जो कि 1989 में हुआ था। उसके द्वारा जो है वो एज घटाकर फिर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये डेट्स भी आपने याद रखनी है, और कौन सा संशोधन था ये भी याद रखना, कब हुआ था ये भी याद रखना, और कितनी हुई थी तो वो हो गई थी फिर 18। जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा गया है उस टाइम पे क्या थी जब बना था, तो उस टाइम पे 21 वर्ष जो है वो रखी गई थी।
133 ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? सही आंसर रहेगा परिक्रमण, ऑप्शन बी। टुकान क्या है? सही आंसर रहेगा ये एक पक्षी है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 135, वुड्स डिस्पैच या वुड का नीति पत्र किस प्रकार का दस्तावेज था? सही आंसर रहेगा इसके लिए बी, भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा, ऑप्शन बी। 136, कर्क रेखा निम्न में से कौन से भारतीय प्रदेश से नहीं गुजरती है? तो कई बार मैंने आपको पुराने पेपर में बताया हुआ है कि ये भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती हैं, ठीक है। वो 8 राज्य भी आपको बताए हुए हैं, तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश से जाती है, गुजरात से जाती है, झारखंड से जाती है। यहाँ से जो ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं जाती है, तो वो नहीं जाती है उत्तर प्रदेश से। सही आंसर रहेगा ए। आपको आइडिया होना चाहिए कि भारत के 8 राज्य वो कौन कौन से हैं जहाँ से होकर के जाती है। तो बीचों बीच के, वैसे तो ये राज्य ऐसे ही याद होते हैं, ऐसे याद ना हो तो मैप देखते रहना, मैप बिल्कुल बीचों बीच से जाती है, ठीक है। तो बीचों बीच से जो जो राज्य होंगे उनका आप वैसे याद कर लेना। वैसे मैंने आपको कई बार ये बताए हुए हैं। निम्न में से कौन सी गैस है जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है? तो वैसी है ओजोन, ऑप्शन सी। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत का नाम क्या है? तो सबसे भीतरी पूछी गई है वो होती है क्रोड, ऑप्शन बी। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? पूरे विश्व का पूछा गया है, तो वो रहेगा ऑप्शन ए सहारा। नेक्स्ट है, सौर परिवार का कौन सा ग्रह सूर्य के सर्वाधिक निकट है? तो सबसे निकट जो सूर्य के है वो है बुध ग्रह, ऑप्शन सी सही रहेगा। ये ग्रह वाला टॉपिक भी आपने जरूर टैट के लिए अपने पढ़ लेना है, क्योंकि टैट में इस वाले टॉपिक से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा ही गया है। 141 क्वेश्चन है, छुआछूत की समाप्ति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा की गई है? सही आंसर रहेगा यहाँ पे जो दिए गए हैं वो रहेगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। 142 लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है? इसके लिए सही आंसर रहेगा गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 143 जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जंग का रासायनिक सूत्र रहेगा, अगर आपको देखने में कोई कमी हो, यहाँ पे नहीं अच्छे से दिख रहा हो तो मैं लग भी रख रही हूँ, Fe2O3 ये लिखा गया है यहाँ पे, Fe2O3। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता जिसने रंगभेद के विरुद्ध लंबे समय तक संघर्ष किया वह सफलता पाई? सही आंसर रहेगा इसके लिए नेल्सन मंडेला। 10th क्लास में काफ़ी बड़ा चैप्टर है इसके ऊपर कि क्या क्या हुआ था इसके बारे में, रंगभेद के बारे में, तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है और उस चैप्टर में नेल्सन मंडेला जी के बारे में जो है वो बताया गया है। नेक्स्ट रहेगा, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम बताओ। तो सही आंसर रहेगा इसके लिए घटपर्णी, ऑप्शन सी। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो एग्जामिनर कई बार बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन डाल देता है। सही आंसर रहेगा सी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा पूछा जाता तो वो होना था एशिया महाद्वीप। यहाँ पे सबसे छोटा पूछा गया है तो छोटा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्वेश्चन है कि यांगत्से नदी किस नदी देश में बहती है? तो सही आंसर रहेगा ये जो यांगत्से नदी है ये बहती है, ऑप्शन डी सही रहेगा, चीन में। भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? सही आंसर रहेगा 2006 में, ऑप्शन सी 2006। नेक्स्ट है, इंदिरा बिंदु भारत के किस भाग में स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत के दक्षिण में स्थित है।
ये आपने याद रखना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में HPTET JBT और DLED के जून 2024 के पेपर में आए हुए जीके पार्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं इसी चैनल पे 2020 के जो जून और नवंबर में 2 पेपर हुए हैं उनका जीके पार्ट डाल दिए गए हैं। 2021 में जो टेट के 2 पेपर हुए थे उसका जीके पार्ट भी डाला गया है। 2022 वाला जो जून में पेपर हुआ था उसका पार्ट भी यहाँ पे डाल दिया गया है। बाकी उसके बाद जो है कुछ टेट बीच में हुए भी नहीं थे। उसके बाद इसके बाद मैंने फिर जो है वो नवंबर 2003 में जो पेपर हुआ है उसका जीके पार्ट भी डाल दिया और ये रहेगा 2024 का। तो अपनी तरफ से मुझे ऐसा आइडिया है कि मैंने सारे ही पेपर जो है यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, क्योंकि बीच में JBT के पेपर कुछ टाइम के लिए नहीं भी हुए हैं, 1 या 2 टेट नहीं हुए हैं। तो अगर इसमें से फिर भी कोई पेपर हमारे पास बच जाता है जो हमसे नहीं डाला गया हो, अब मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि इसके बीच में बाकी वो पेपर हुए ही नहीं थे, क्योंकि कुछ टाइम के लिए JBT टेट नहीं हुआ है। अब ये मेरे को आइडिया नहीं है कि 1 टाइम नहीं हुआ है या 2 टाइम नहीं हुआ है। तो आपने कमेंट करके बता देना है कि अगर बीच में और पेपर हो चुका है कोई तो उसकी डेट बता देना कि कौन सा पेपर हमसे छूटा है। अदरवाइज़ अपनी तरफ से मैंने सारे पार्ट्स जो हैं वो डाल दिए हैं। हो सकता है अगर कोई हुआ हो, पर मुझे ऐसी याद है कि बीच में 2 पेपर नहीं हुए थे, क्योंकि जून वाला हमने डाल दिया है नवंबर में और उसके बाद फिर 2000 जून वाला, ये 2 पेपर यहाँ पे ऐड नहीं है। तो मैंने बच्चों से भी पूछा था तो उन्होंने भी यही बोला था कि इस टाइम पे 2 टाइम टेट नहीं हुआ है। परंतु फिर भी अगर आगे पीछे करके लिया हुआ है कभी HP बॉस ने तो आपने ज़रूर बताना है कि कौन सा पेपर हमसे छूटा है। अगर छूटा होगा तो हम वो वाले पार्ट भी यहाँ पे आपको ऐड कर देंगे। वैसे ही आप हिंदी, इंग्लिश, साइको और मैथ्स के पार्ट्स भी जो हैं हमारे चैनल पे देख सकते हो। डेली आपको वो भी यहाँ पे करवाए जाएंगे और वैसे ही डाल दिए जाएंगे इकट्ठे करके सारी वीडियोस। फिर आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे करवाया जाएगा। अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए होगी, आपको अच्छा लग रहा है हमारा बनाना, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके आपने बताना है, ताकि आपके आने वाले टैट के लिए फिर तैयारी अच्छी सी करवा दी जाए जब तक आपका टैट होगा। स्टार्ट करते हैं। 121 मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत किस आयु तक के अनाथों को शामिल किया गया है? करेक्ट आंसर रहेगा डी, 27 वर्ष के आयु तक की सीमा के अनाथ बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? सही आंसर रहेगा सी, काबो वर्डे, ऑप्शन सी। 123 भारत की किस राज्य की सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? तो सबसे लंबी तटरेखा जो है वो है गुजरात की, ऑप्शन ए सही रहेगा। ऐसे पता ना लगे तो मैप पे देख लेना, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर से बोल रही हूँ, जब भी तैयारी करते हो मैप को जरूर ध्यान में रखा करो, क्योंकि आधे क्वेश्चन आजकल एग्जामिनर जो है वो ज़्यादातर मैप से रिलेटेड डालता है, तो अगर देखा होगा अच्छे से मैप तो फिर आपको आइडिया होता है। विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सही आंसर रहेगा 124 के लिए ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। ये विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है ये पश्चिम बंगाल में है। निम्न गैसों में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? करेक्ट आंसर रहेगा 125 के लिए डी, कार्बन डाइऑक्साइड। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? करेक्ट आंसर रहेगा 126 के लिए ऑप्शन ए, 90। 127 वर्ष 2024 में कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए हैं? तो इस बार जो चुनाव हुए हैं ये था 18वें नंबर की लोकसभा।
ऑप्शन सही रहेगा 127 के लिए बी। 18 नंबर की लोकसभा के चुनाव हुए हैं इस बार। तो जो भी करंट के टॉपिक होते हैं उनको तो एटलीस्ट आपने ध्यान में रखना होता है, साथ साथ में थोड़ा बहुत करंट पढ़ते रहा करो कि आजकल जो है हिमाचल प्रदेश में, भारत में, विदेशों में क्या चला हुआ है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पेपरों में बन जाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ए 25 जनवरी। इस वाले क्वेश्चन को तो एग्जामिनर पता नहीं कितनी बार जो है वो टैट में डालता होगा। 129 नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? सही आंसर रहेगा इसके लिए ऑप्शन बी धनानंद। अगर आपसे पूछा जाए कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो नंद वंश की संस्थापना जो की थी वो की थी महापद्म नंद ने, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जाकर के इसके अंतिम शासक जो होते हैं वो होता है घनानंद। और घनानंद की मृत्यु जो है वो चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से घनानंद की हत्या करते हैं और मौर्य वंश की स्थापना यहाँ पे फिर होती है। तो ये आपने याद रखना है कि जैसे ही नंद वंश की समाप्ति होती है वैसे ही मौर्य वंश का काल जो है वो स्टार्ट होता है। और मौर्य काल में आपको पता है बड़े अच्छे अच्छे योद्धा आपको देखने मिलेंगे। मौर्य वंश में आपने जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इनके नाम जो है आपको मौर्य वंश में देखने को मिलते हैं। 130 मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? करेक्ट आंसर रहेगा बी टांग में। 131 किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु बच्चों को BCG का टीका लगाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा 131 के लिए डी टीबी। 131 के लिए करेक्ट आंसर डी। 132 विश्व की वो शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर रहेगा सी माइकोलॉजी। 133 ग्रैमी अवार्ड 2024 में किस भारतीय ने एक साथ 3 अवार्ड जीते? करेक्ट आंसर रहेगा 133 के लिए ऑप्शन ए उस्ताद जाकिर हुसैन। तो यहाँ पे इस वाले पेपर में 2024 के पेपर में जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन करंट के पूछे थे। तो थोड़ा बहुत जब भी आपके पास फ़ोन में बहुत से आजकल करंट अफेयर्स ऐप हैं तो वहाँ से आप डेली का डेली थोड़ा बहुत देखते रहा करो जो कि मेन हो, ठीक है। जैसे HP के बारे में न्यूज़पेपर में कोई बात आ रही है तो उसको भी साथ के साथ ध्यान रख लिया करो, क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो है वो करंट टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देता है। और टैल के पेपरों में ऐसा करंट आपसे नहीं पूछा जाएगा जो बड़ा हाई फाई होगा, बस वो ज़्यादा ध्यान में रखना होता है आपने, जैसे किसी को अवार्ड मिला, ठीक है, या कोई और ऐसी फेमस घटना हो गई जिससे रिलेटेड न्यूज़ में काफ़ी दिन चला रहा, तो वहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनने की पूरी संभावना फिर हो जाती है। 134 के लिए क्वेश्चन है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा बी मंगल। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट रहेगा 136 दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए बी वॉन। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में डुंगरी नामक मेला कहाँ लगता है? 137 के लिए सही आंसर जो रहेगा वो है सी कुल्लू में। डुंगरी मेला जो है वो कुल्लू के मनाली में लगता है। अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो कुल्लू के मनाली में। और यह मेला जो है वो मई महीने में मनाया जाता है और यह मई महीने में मनाया जाने वाला मेला माँ हडिम्बा देवी को समर्पित है। तो इतना आपने ध्यान में रखना है कि यह मेला कुल्लू के मनाली में लगता है, मई महीने में मनाया जाता है और यह मेला जो है माता हडिम्बा जी को जो है वो समर्पित है। शिमला में बेकार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किस व्यक्ति ने छेड़ा? करेक्ट आंसर रहेगा 138 के लिए बी सैमुअल स्टोक्स ने।
139 शिमला का गेटी थिएटर आम जनता को कब समर्पित किया गया? तो ये क्वेश्चन या तो ऐसे आता है या ऐसे जाता है कि गेटी थिएटर जो है वो कब खुला था। दोनों का तरीका एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है, पूछने का थोड़ा तरीका अलग अलग है। कई बार पूछते हैं डायरेक्ट कि गेटी थिएटर जो है कब ओपन हुआ था, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि शिमला का गेटी थिएटर आम जनता को कब समर्पित किया गया था। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए 1887 में। ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम टाइम जो है 2-3 साल से पेपरों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 140 हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना में मासिक पेंशन किसे प्रदान की जाती है? सही आंसर रहेगा 140 के लिए सी, 1975 में आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोगों को। वन 41 टेस्ला कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है? तो ये आपके लिए काम रहेगा, आपने कमेंट करके बताना है, वहाँ पे डालना गूगल पे, 1 मिनट से भी पहले आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा और नेक्स्ट टाइम के लिए भी आपको फिर ये याद रहेगा। 142 अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? मैंने कई बार बोला है कि डेज वाला टॉपिक जो है अपने टैट के लिए ज़रूर तैयार आपने करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता ही मिलता है। दूसरा क्वेश्चन ये आ गया यहाँ पे, पहला था वोटर डे वाला और नेक्स्ट आ गया ये, तो 2 क्वेश्चन तो इसी पेपर में आपको यहाँ से देखने को मिल गए। तो फिर अगर आप बाद में बोलो कि हमारा टैट क्लियर नहीं होता है, तो उसकी कुछ वजह ये भी हैं कि कुछ टॉपिक तो एग्जामिनर वो डालता ही डालता है जहाँ से पहले क्वेश्चन आए होते हैं, तो फिर थोड़ी सी तो आपको उस हिसाब से तैयारी, अब सारे क्वेश्चन तो नहीं पता लगता कि एग्जामिनर किस हिसाब से डाला गया, परंतु हाँ इतना ज़रूर है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन वो रिपीट कर देता है। अगर वहाँ से रिपीट क्वेश्चन होते हैं तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और पुराने पेपर ज़रूर पढ़ना, क्योंकि टैट में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पेपरों में रिपीट हुए आए हैं, रिपीट होते ही होते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए सी, 8 सितंबर। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर रहेगा सी, वोल्गा। 144 मिजोरम की राजधानी है। सबसे आसान क्वेश्चन है, बचपन से हम इन क्वेश्चंस को पढ़ने लगते हैं कि कौन से राज्य की राजधानी कौन सी है, तो ये भी आपके लिए काम रहेगा, जरूर कमेंट करके आपने बताना है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर रहेगा डी, मंडी। 146 स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? 146 ऑप्शन सी, लोसर। लोसर जो है वो स्पीति घाटी का अंतिम गांव है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो पीजीटी में भी इस बार पूछा गया था। हिमाचल प्रदेश में IIM कहाँ है? मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है? करेक्ट आंसर रहेगा बी, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। तो मैंने पहले बोला है कि टैट के पेपरों में महत्वपूर्ण स्थान व संस्थान वाले टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज आई है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। तो बात कर लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में और कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण स्थान व संस्थान हैं जहाँ से पेपरों में क्वेश्चन बन जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के नाहन में क्या क्या है। तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के नाहन में एक है शिवालिक या सुकेती जीवाश्म उपवन। शिवालिक या सुकेती जीवाश्म उपवन। तो ये कहाँ है? ये है नाहन में। और दूसरा और क्या है नाहन में? नाहन में दूसरा है लिंटन स्मारक। लिंटन स्मारक। अब बात करते हैं सिरमौर की पांवटा साहिब में कि वहाँ क्या है। तो सिरमौर के पांवटा साहिब में जो है वो है एक, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऋषि कल्पी स्मारक। कई बार पेपरों में पूछ लेते हैं ऋषि कल्पी स्मारक, आधा आधा ही मैं लिख रही हूँ। और किला लोहगढ़। किला लोहगढ़, लोहगढ़, ठीक है। तो सिरमौर के पांवटा साहिब में है
ऋषि कल्पी स्मारक और किला लोहगढ़। अब बात करते हैं उसके बाद नाहन में एक और था महिमा पुस्तकालय, उसको भी आपने याद रखना है कि महिमा पुस्तकालय कहाँ है। तो महिमा पुस्तकालय है नाहन में। तो इतना तो आपने ध्यान रखना ही रखना है क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं। सिरमौर के नाहन में है एक फर्स्ट पे सुकेती जीवाश्म उपवन, लिंटन स्मारक और महिमा पुस्तकालय। इन तीनों को इकट्ठा याद रखना। और सिरमौर के पांवटा साहिब में है ऋषि कल्पी स्मारक, किला लोहगढ़ और ये IIM। तो ये 6 जो मैंने आपको बताए, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछी जाएगी डायरेक्ट पेपर्स में तो रहेगी सिरमौर। बाकी अगर एग्जैक्ट प्लेसेस पूछे जाए तो वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं कि काला टोप वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर रहेगा डी, चंबा में। और कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य है चंबा में वो भी आप साथ में ही सुन लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आए पेपर में तो आप करके आओ। एक है गांगुल सियालबही, ये साथ में ही है, इकट्ठा ही है ये। गांगुल सियालबही। दूसरा रहेगा कुगती, जो कि पेपर में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि कुगती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। तो कुगती वन्यजीव अभयारण्य भी है चंबा में। एक रहेगा तुंदा भी है चंबा में। और एक रहेगा सेचुतुआन नाला। अब इसको रब करके लिखती हूँ मैं यहाँ पे, सेचुतुआन नाला। तो ये 5 के 5 मेन वन्यजीव अभयारण्य हैं जो कि है चंबा में। फिर से बोल रही हूँ मैं, चंबा के वन्यजीव अभयारण्य काला टोप खजियार, गांगुल सियालबही, कुगती, तुंदा को जो है कई बार तुंदा लिखा होता है और कई बार तुंडाह लिखा होता है। पेपरों में अलग अलग तरह से एग्जामिनर डालता है, कई बार इसको पेपरों में तुंदा लिखा होता है और कई बार जो है इसे ऐसे लिखा होता है तुंडा। अलग अलग पेपरों में थोड़ा बहुत लिखने का इसका फ़र्क होता है, तो इसको पहचान लिया करो कि एग्जामिनर ने हो सकता है इसी चीज़ को इस प्रकार से लिखा होगा। तो कहीं पे तुंदा लिखा होता है और कहीं पे तुंडा भी ये देखने को मिला है। और सेचुतुआन नाला, तो ये सारे के सारे वन्यजीव अभयारण्य हैं चंबा में। और ये एक्स्ट्रा आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं बताती ही थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा हूँ, तो ऐसा किया करो कि अच्छे से कर लिया करो क्योंकि आपके काम की चीज़ें हैं। नेक्स्ट है भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 25। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है। करेक्ट आंसर रहेगा ए, रश्मि शुक्ला। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो 2020 से लेकर के 2024 तक जितने भी टैट हुए हैं उन सभी का जीके पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। इसी प्रकार आपको हिंदी, साइको, इंग्लिश, मैथ्स के सारे पार्ट जो हैं वो मिल जाएंगे। और फिर हम करेंगे अलग अलग टॉपिक वाइज हर एक पार्ट को, ठीक है। तो ये सारे पेपरों की वीडियो आपको अलग अलग भी मिल जाएगी, अलग अलग करके भी डाली है कि 2020 का जून पार्ट, फिर नवंबर, फिर 21 के, फिर वैसे ही 22 में जो हुए हैं, 23 में और 24 में। अगर अलग अलग देखनी हो तो अलग अलग देख लेना। बाकी इसकी एक पूरी इकट्ठी वीडियो भी मैं बना दूंगी 2020 से लेकर के 2024 तक जितने भी डैट हुए हैं उनके अलग अलग पार्ट्स की। तो एक साथ वाली देखनी होगी तो उनको देख लेना, थोड़ा थोड़ा करके देखनी होगी तो उनको देख लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।